तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो वॉटसन एंड क्रिक ने जो हमें मॉडल दिया था डीएनए का, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है और डीएनए अपना को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी जैसी कॉपी बना सकता है या डुप्लीकेट कर सकता है। ये एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है डीएनए की कि वो अपनी सिंथेसिस को खुद गवर्न कर रहा है। और इसी जो सेल्फ डुप्लीकेशन प्रोसेस है डीएनए की, अपने आप को सेल्फ डुप्लीकेट करने की, इसी को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। करेक्ट ना? आपको पता है कि जब जो सेल साइकिल होती है उसके एस फेज में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जब क्रोमोसोम्स लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं और हमें बहुत इजीली हम उनको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्रोमोसोम इजीली विजिबल होते हैं मेटाफेज में। अब जो वॉटसन एंड क्रिक ने हमको प्रपोज किया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं ये डीएनए है, ठीक है, तो इसमें ये पेरेंट डीएनए है हमारा, ये पेरेंट डीएनए है हमारा और ये हमारे डॉटर डीएनए बन रहे हैं, डॉटर सेल्स में डीएनए बन रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे कि जो एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का ही है। चलिए इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, जो नया स्ट्रैंड जुड़ा है उसको अलग हम कलर से दिखा लेते हैं इसमें। करेक्ट? तो ये जो रेड वाला स्ट्रैंड है, ये अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने इसको अलग कलर से क्यों दिखाया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है, जो रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, ये हमारा डॉटर स्ट्रैंड है। करेक्ट? और इस ऐसे ही इसमें जो रेड और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल है और ये हमारा पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल है। दो, एक से दो बने ना। तो इसमें सेमी कंजर्वेटिव होने का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो जो पेरेंट का डीएनए है वो सेपरेट हो जाएगा, इसके दोनों जो टेम्पलेट्स हैं एक दूसरे से अलग होंगे और हर एक टेम्पलेट, जैसे इसमें ब्लू जो पेरेंट डीएनए ब्लू से दिखा रखा है मैंने, तो हर एक जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? टेम्पलेट की तरह या मॉडल की तरह या गाइड की तरह एक्ट करेगा और अपना एक नया लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। करेक्ट? यही जो मेथड है जिससे कि डीएनए के डॉटर मॉलिक्यूल बने, इसी मेथड को हम कहते हैं या इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। करेक्ट? इसको मेसेल्सन एंड स्टेहल ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया 1958 में। वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल लिया था 1953 में और उन्होंने बस ये प्रपोज किया था कि ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मेसेल्सन एंड स्टेहल ने 1958 में इसको समझाया या इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया। ये एक्सपेरिमेंट हम अभी पढ़ते हैं। तो इतना समझ में आया कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा
तो डीएनए का मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होंगे और हर एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा और एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। करेक्ट। तो अब हम पढ़ते हैं इनका एक्सपेरिमेंट। तो इसी जो मेथड है जिसमें कि नए डीएनए मॉलिक्यूल, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसी मेथड को हम बोल रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। अब इसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम समझते हैं। तो मेसेल्सन एंड स्टेहल 1958 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रूव किया। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट का जो किया वो किया था ई कोलाई पे, एस्चेरिशिया कोलाई पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि इसको बहुत जनरेशन्स तक, ई कोलाई को बहुत जनरेशन्स तक उन्होंने एक ऐसे मीडियम में कल्टीवेट किया जिसमें कि जो नाइट्रोजन थी वो आइसोटोपिक थी। उन्होंने बेसिकली इसको NH4Cl सॉल्ट होता है, तो इस जो मीडियम में जो सॉल्ट यूज़ किया वो NH4Cl था, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन थी वो क्या थी, 15 थी, आइसोटोपिक थी। नॉर्मल नाइट्रोजन क्या होती है, नॉर्मल नाइट्रोजन N14 होती है, लेकिन उन्होंने N15 को यूज़ किया जो कि नाइट्रोजन का ही स्टेबल और हैवी आइसोटोप है। अब इन्होंने इसको तब तक इन्होंने इसी मीडियम में जिसमें कि अमोनियम क्लोराइड था एज अ सॉल्ट, इसी मीडियम में कल्चर किया जब तक कि जो पूरा का पूरा डीएनए है वो लेबल्ड ना हो जाए। किससे? N15 से। आपको पता है नाइट्रोजन चाहिए होती है क्योंकि नाइट्रोजन बेस होता है न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन की वजह से पूरा का पूरा जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स से, या पूरा का पूरा जो डीएनए था वो लेबल्ड हो गया, करेक्ट, इस आइसोटोप से। अब इन्होंने जो ये लेबल्ड बैक्टीरियल सेल थे उसको नॉर्मल नाइट्रोजन वाले मीडियम में डाला, करेक्ट। अब इसको उन्होंने नॉर्मल मीडियम वाली नॉर्मल नाइट्रोजन मीडियम वाले उसमें जब इस बैक्टीरियल सेल को डाला तो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि पहली जनरेशन के बाद उनको जो जो डॉटर सेल मिले, ऑफ कोर्स एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे, रेप्लिकेशन होगा, तो उन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया और उनकी डेंसिटी को देखा। तो इसको समझते हैं कि पहले इन्होंने, ये था N15, इसमें दोनों N15 थे, करेक्ट। ये हमारा पेरेंटल डीएनए है जिसको कि इन्होंने इस मीडियम में खूब जनरेशन्स तक कल्टीवेट करके बनाया। फिर जब इन्होंने इसको नॉर्मल मीडियम में डाला, जिस नॉर्मल मीडियम इन द सेंस कि जिसमें नॉर्मल ये N15 ना होकर नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, N14 वाला है, तो इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने क्या देखा कि अब इनको जो ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है। तो इन्होंने अब ये डीएनए आइसोलेट किया और फिर इसकी डेंसिटी को देखा। अब जब इन्होंने डेंसिटी को देखा तो इन्होंने क्या पाया कि जो डेंसिटी थी वो जो आपका ऐसा डीएनए जिसमें कि नाइट्रोजन आइसोटोपिक थी, इस डीएनए और जो लाइट डीएनए है इन दोनों की बीच की थी, इंटरमीडिएट थी, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये नाइट्रोजन क्या होती है, हैवी आइसोटोप है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा है, 15 है, जबकि इसमें क्या है, 14 है। तो जो डेंसिटी आई फर्स्ट जनरेशन में इन दोनों डीएनए डॉटर डीएनए की, वो डीएनए
डीएनए जिसमें कि आइसोटोपिक नाइट्रोजन है और डीएनए जिसमें कि नॉर्मल नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच की थी। अब इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने इन डॉटर सेल्स को मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। नॉर्मल मीडियम में, अगेन नॉर्मल मीडियम में इन्होंने इसे मल्टीप्लाई किया। इसमें आप ये ध्यान रखना, जो मैं ब्लैक से बना रही हूँ वो है N15 वाला, ठीक है, जिसको हमने ब्लैक स्ट्रैंड दे रखा है, यह है नाइट्रोजन 15 वाला डीएनए। और जो मैंने रेड स्ट्रैंड बना रखा है वो है जिसमें कि नॉर्मल नाइट्रोजन वाला डीएनए है, करेक्ट। अब जब इन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 से 2 बने, इसके ये 2 बने, इसके भी 2 बने, यानी टोटल आपको सेकेंड जनरेशन में ये हो गई सेकेंड जनरेशन। ये सब सेकेंड जनरेशन के हैं जिसमें हमको कि 4 डॉटर डीएनए मिले, ठीक है, 4 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल मिले। तो आप इसमें देख रहे हो कि एक में तो नॉर्मल N14, ये भी N14 और ये भी N14 है, इसमें एक N14 है, इसमें भी एक N14 है, जबकि ये क्या है N15 और N15 है, करेक्ट। तो सेकंड जो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे उसमें 2 तो इंटरमीडिएट मिले, इसकी और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट हो जाएगी, और जबकि ये दो आपको लाइटर डीएनए मिले, लाइटर डीएनए क्योंकि इन दोनों में क्या है N14 है, तो 2 आपको लाइट डेंसिटी के डीएनए मिले, यानी जिसमें N14 है, और 2 आपको ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल मिले जिसमें कि इंटरमीडिएट डेंसिटी थी, यानी एक N14 का स्ट्रैंड है और एक N15 का स्ट्रैंड है। तो आपने ये देखा कि हर रेप्लिकेशन में, ये फर्स्ट रेप्लिकेशन हुआ, इसमें भी क्या हुआ था कि एक पेरेंट का जो डीएनए है, का जो स्ट्रैंड है वो कंजर्व रहा इसमें भी। और जो ये सेकंड रेप्लिकेशन हुआ जिसमें हमें कि 4 डॉटर सेल्स डीएनए डॉटर सेल मिले, इसमें भी क्या हुआ कि जो एक पेरेंट का जो डीएनए है, वो डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो कंजर्व रहा। जैसे इसका जब रेप्लिकेशन हुआ तो एक तो यहाँ चले गया, ठीक है, एक जो पेरेंट, ये पेरेंट की तरह करा तो एक स्ट्रैंड यहाँ गया डॉटर में, और जबकि जो ये वाला था, ठीक है, सपोज ये वाला था, एक यहाँ गया, करेक्ट। ऐसे ही इसमें ये और ये, तो आपने क्या देखा कि हर रेप्लिकेशन में जो एक स्ट्रैंड था पेरेंट डीएनए का वो कंजर्व रहा डॉटर डीएनए में, और एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ जो कि नया और कॉम्प्लीमेंट्री था। इसमें एक नया स्ट्रैंड कौन सा सिंथेसाइज हुआ, रेड वाला। रेड वाला क्यों सिंथेसाइज हुआ, क्योंकि हमारा जो मीडियम है, अब हमारा जो मीडियम है वो नॉर्मल है, NH4Cl है, ना कि जिसमें नाइट्रोजन हमारी क्या है 14 है, ना कि ऐसा मीडियम है जिसमें कि हमारी नाइट्रोजन 15 थी। इसीलिए उस मीडियम से उस मीडियम को यूज़ करते हुए जो नया स्ट्रैंड बना वो N14 बना। इसमें ऑलरेडी एक पेरेंट का तो रेड वाला आ ही गया, यानी N14 आ गया, और मीडियम क्योंकि N14 था तो दूसरा स्ट्रैंड भी N14 बना। इसमें भी अगेन सिमिलरली इसमें भी कि एक N15 तो पेरेंट का डीएनए कंजर्व रहा डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में, और एक जो कॉम्प्लीमेंट्री बना वो मीडियम से लिया था, मीडियम N14 था इसलिए रेड बना। सिमिलरली इन दिस केस, तो इस एक्सपेरिमेंट ने समझाया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कॉन्जर्वेटिव होता है। अब ये तो इनका एक्सपेरिमेंट हो गया जिससे ये प्रूफ हुआ। अब इनकी डेंसिटी इन्होंने कैसे कैलकुलेट करी होगी, वैसे ही मैं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ सकते हैं,
तो जो ये डेंसिटी इन्होंने कैलकुलेट करी थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, हर एक की डेंसिटी देखी थी, है ना, कि इंटरमीडिएट डेंसिटी का बना कि लाइट डेंसिटी का डीएनए मॉलिक्यूल मिला। तो ये जो है सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इस टेक्निक से डीएनए जो ये डेंसिटी वो इवेल्युएट की गई। क्या होता है, इसका जो सीजियम क्लोराइड का जब डेंस हम सॉल्यूशन लेते हैं, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड्स बनते हैं। सिंपल उसमें है कि अगर ये है तो जो लोअर डेंसिटी का चीज़ होगा वो ऊपर आ जाएगा लोअर डेंसिटी का, और जो हाईएस्ट होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेंसिटी बढ़ती रहेगी। तो जब हम डिफरेंट डेंसिटी का डीएनए को इसमें मिक्स करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो जो लाइट वाला डीएनए है जिसमें N14 है ये ऊपर आ जाएगा, और जो हमारा हैवी वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो इंटरमीडिएट है यानी जो हमारा ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है, यानी N15 और N14 का कॉम्बिनेशन है, वो बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग डेंसिटी बैंड्स बनते हैं, और इस टेक्निक को इन्होंने अपने इवेल्युएट करने के लिए यूज़ किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन और सेमी कंजर्वेटिव है इसका मीनिंग क्या है, और इसको प्रूफ मेसेल्सन एंड स्टिहल के एक्सपेरिमेंट से कैसे ये प्रूव हुआ। तो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।